नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो चैनल नो द लॉ में हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार वर्मा आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन। मेरे को पिछले कई दिनों से कई कॉल आई और मेरे पास कई केस भी आते हैं, और मैंने वैसे भी कई केसों में देखा है, पढ़ा है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को कानून की पालना ना करते हुए उसकी अरेस्ट कर लेती है, या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई शिकायत नहीं होती, किसी के कहने पर बिना किसी कारण उस व्यक्ति को हरास करने के लिए, उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए पुलिस बिना किसी कारण उसको उठा कर ले जाती है और उससे कई बार पैसे मांगती है, कई बार उसको तंग परेशान करती है। सो बात आती है कि ऐसे विषयों में उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार हैं और उस व्यक्ति के पास क्या सलूशन है कि वो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। सो मैं आज इस विषय में आप सभी को ये सब बातें बड़े विस्तार से बताने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सुझाव आता है मन में तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस पर भी आपको अच्छी वीडियो बनाकर कानून बताऊंगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। अब बात करेंगे अरेस्ट की। अरेस्ट एक वर्ड जो है ये एक लीगल वर्ड है। अरेस्ट जब पुलिस करती है तो उसके लिए हमारे कानूनों में प्रावधान हैं जिसमें उस पुलिस अधिकारी की या जो व्यक्ति जिसके पास वारंट हो या किसी कोर्ट का ऑर्डर हो, वो उस कानूनों की पालना के अंदर रह के ही अरेस्ट कर सकता है। अगर वो ऐसे अरेस्ट नहीं करता तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब बात आती है वो क्या नियम हैं, वो क्या उसकी सीमाएं हैं जो पुलिस अधिकारी को या जो व्यक्ति ऑर्डर या वारंट लेके आता है उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं पुलिस अधिकारी की। पुलिस को धारा 41 जो है CRPC 1973 की, उसमें किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में हिरासत में लेने का पूरा अधिकार है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो CRPC के शेड्यूल में दिया गया है, जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 में क्लास 1 जो है उसमें दिया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जिस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो और उस ऑफेंस की सज़ा जो है 7 साल से अगर कम है तो वो आमतौर पर उसको अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ कारण हैं, अगर उस पुलिस अधिकारी को लगता है कि वो प्रोसिक्यूशन के गवाहों को प्रभावित कर सकता है, उनको टेम्पर कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उसके कल अगर उसको अरेस्ट नहीं करते तो वो कोर्ट में उसकी पेशी की संभावना नहीं है, वो भाग जाएगा, या कुछ ऐसे कारण है कि अगर उसको नहीं अरेस्ट करते तो वो और जुर्म करेगा। ऐसे कुछ हालात हैं। अगर पुलिस को इन हालातों से लगता है कि वो उसकी अरेस्ट बनती है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो वो कारण लिख कर, कारण को मेंशन करके वो उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति की इमेज समाज में कैसी है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं करते तो ये भागेगा नहीं, ये किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, नया जुर्म नहीं करेगा, या इन्वेस्टिगेशन जो हमने करनी है उसको प्रभावित नहीं करेगा, जब हम बुलाएंगे ये आ जाएगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेगा, हमने जो भी पूछताछ करनी है ये हमें पूरा सहयोग देगा, तो अगर ऐसी बातें हैं तो वो उस व्यक्ति को सेक्शन 41A के अंतर्गत उसको नोटिस भेज सकते हैं और उसको जहाँ भी पूछताछ उन्होंने करनी है उस जगह पर उस समय बताकर उसको बुला सकते हैं। अब बात करते हैं कि
एक ऐसा पॉइंट है कि अगर पुलिस को लगता है कि इस आदमी के अरेस्ट किए बिना ये हमें कुछ नहीं बताएगा, इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है, इसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी हालात में भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट करने से पहले कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी पालना अरेस्टिंग ऑफिसर के लिए बहुत लाजमी है। बात करते हैं कि जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं, अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता। उसको पुलिस अधिकारी को उस मौके पर उसकी ज़मानत लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पुलिस को है कि इसने जुर्म नॉन बेलेबल किया है तो भी पुलिस ज़मानत ले सकती है। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि जिन हालातों में उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, उन हालातों में पुलिस क्या करती है कि पुलिस को सबसे पहले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वो गए हैं, उस व्यक्ति को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बतानी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपके खिलाफ़ क्या शिकायत है, आपको किस के बयान पर या किसकी कंप्लेंट पर या किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी बातें जो हैं उस पकड़े जाने वाले, अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को बतानी लाजमी हैं। उसके बाद किसी एक फैमिली मेम्बर और जिस व्यक्ति की अरेस्ट होती है उसके और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन उस एरिया का जहाँ पे वो अरेस्ट होने वाला व्यक्ति रहता है, उसके अरेस्ट मीमो पर हस्ताक्षर लेने भी ज़रूरी हैं। जब उस व्यक्ति की अरेस्ट हो जाती है तो उस व्यक्ति की तलाशी भी ली जा सकती है और उसके पास जो सामान बरामद होता है उसके लिए एक अलग मीमो तैयार की जाती है। वो भी एक पुलिस अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं वो व्यक्ति अपने घर पर नहीं होता, कहीं बाहर होता है, कहीं बाज़ार में होता है या कहीं और होता है। उस केस में क्या होता है कि जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है, अगर आसपास कोई व्यक्ति मिलता है तो उसकी अरेस्ट मीमो पर उसके भी हस्ताक्षर लेने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जब उसको अरेस्ट करते हैं तो उसके पारिवारिक मेंबर को या उसके किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी है कि हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और किस जुर्म में किया है और कहाँ इसको रखा गया है। ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रावधान है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 157 जो है CRPC की। उसमें जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो मेमो तैयार होती हैं, ये डॉक्यूमेंट जो तैयार होते हैं पुलिस करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इलाका मजिस्ट्रेट को देनी भी लाजमी होती है। ये सारी बातें एक पुलिस अधिकारी जब किसी को अरेस्ट करता है तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इनको फॉलोअप करना उसके लिए लाजमी होता है। अगर वो नहीं करता तो इस बात को क्वेश्चन किया जा सकता है। अब बात आती है इल्लीगल डिटेंशन की। इल्लीगल डिटेंशन किसको कहते हैं? इल्लीगल डिटेंशन वो है अगर किसी को बिना किसी कारण पुलिस तंग परेशान करने की नीयत से या किसी के प्रभाव में आकर उसको उठाकर ले जाती है और उसमें ये जो मैंने आपको पहले सारे नियम बताए हैं जो लाजमी हैं, इनकी पालना नहीं होती और उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता या कि उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं आती, तो ऐसी बातों में जब उस किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले जाती है तो हम उसको बोलते हैं इल्लीगल डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि कई बार किसी की दुश्मनी होती है, कई बार किसी के साथ झगड़ा होता है, वो उस व्यक्ति को बिना किसी कारण अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए पुलिस के साथ साझबाज होकर उस व्यक्ति को है वो उठवा लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए बिना किसी कारण परेशान करके उसके ऊपर झूठा मुकदमा भी बाद में डाल सकते हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं। तो बात आती है कि ऐसे केसों में वो व्यक्ति क्या करे या उसके परिवार के पास क्या अधिकार हैं, क्या रेमेडी है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को पुलिस बिना कारण ये जो मेरे को अरेस्ट की ग्राउंड है नहीं बता रही, मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमे की बात नहीं कर रही या कोई नियम जो बनाए हैं सरकार ने
कानून ने नियम दिए हैं हमें सरकारी, सारे जो मैंने आपको पहले डिटेल में बताए हैं, ऐसे नियमों की पालना नहीं कर रहे और सीधा उसको उठा कर ले जाते हैं। तो हो सके तो कोशिश करें कि आसपास अगर कोई उसको मीडिया वाला कोई मिलता है तो पहले उसको बुलाए, क्योंकि अगर बात मीडिया के सामने आती है तो ये पुलिस वाले ऐसी बातों से बहुत डरते हैं। दूसरी बात, जो हमारा कानून है आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस हैं चैप्टर 4 में, सेक्शन 96 से लेकर 106 तक हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस के अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार वो है, जब उसकी अरेस्ट होती है तो वो उस पुलिस अधिकारी को रिटेलिएट कर सकता है, अपने उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वो अपनी इल्लीगल डिटेंशन को रोक सकता है और अपने आप को बचा सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता और पुलिस अधिकारी उसको बेवजह उठा कर ले जाते हैं तो उसके पास दो तरह के अधिकार हैं। जब पुलिस उसको उठा कर ले जाती है, अगर उससे कुछ पूछताछ करती है तो वो इस बात को कह सकता है, जोर दे सकता है कि मैं अपने वकील के पूछे बिना आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, आपके प्रश्न का मैं कोई उत्तर अपने वकील से पूछे बिना नहीं दे सकता। दूसरी बात, वो अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिश्तेदार को बता सकता है कि मेरे को यहाँ पर इन्होंने इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया है। तीसरी बात, अगर उसका परिवार का मेंबर या किसी को पता है कि पुलिस उठाकर उसको ले गई है और उसका बेवजह हरासमेंट करेगी, इस केस में उसके पास ये अधिकार होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एक पिटीशन अंडर सेक्शन 97 CRPC, सेक्शन 97 जो CRPC का है उसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन जो है वो DM, SDM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मूव कर सकते हैं कि हमारे इस आदमी को पुलिस ने बेवजह इल्लीगल कस्टडी में रखा हुआ है। तो वो अधिकारी उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर पास करते हुए सर्च वारंट जारी करता है और सर्च वारंट के जरिए वो उस आदमी को अपने पास पेश करने के लिए कहता है। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की इल्लीगल कस्टडी पाई जाती है तो वो अरेस्टिंग ऑफिसर जो भी है, उस थाने का इंचार्ज है या जो भी उस जिसने उसको कस्टडी में रखा हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो कानूनी कार्रवाई क्या होती है ये मैं आगे आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो सेक्शन 97 का इस्तेमाल नहीं करते तो आमतौर पर देखा गया है कि हमारे संविधान ने हमें दो तरह की रिट ऐसे केसों में डालने का मौका दिया है। एक आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है और एक आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट में लगाई जाती है और जिसको बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस की जो रिट होती है वो सीधा हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है कि हमारे इस आदमी की कस्टडी इस पुलिस अधिकारी ने बेवजह बिना किसी कारण रखी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे आदमी को उसकी कस्टडी से फ्री किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि हाई कोर्ट उसकी इंस्टेंट हियरिंग करते हुए सर्च वारंट जारी करते हैं और कोई ऑफिसर अपॉइंट करके जिस जगह की बात की गई है जहाँ पर इलीगल कस्टडी रखी जाती है वहाँ को सर्च करते हैं और अगर ऐसा में वो व्यक्ति वहाँ पे पाया जाता है तो वो जो सारे गिल्टी ऑफिसर हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को इल्लीगल तरीके से वहाँ पर रखा हुआ था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट की ओर से की जाती है। दोस्तों, हमारे देश में 3 महत्वपूर्ण कानून जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है मैं बताता हूँ आपको। एक नीलावती नेहरा वाला केस था, 1993 में आया था। उसके बाद 1994 में आया था जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और तीसरा कानून जो था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में आया था। DK बासु में बहुत इंपॉर्टेंट बातें इलीगल कस्टडी के लिए, अरेस्ट के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की बातें की, डायरेक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शन दी कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण हरास ना किया जाए। अगर उसकी अरेस्ट करनी है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली वो सारी बातें उसमें कही गई थी। सो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी कानून है कि उसको 24 आवर्स में, अरेस्ट होने के 24 आवर्स में उस व्यक्ति को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है।
अगर वो नहीं करता तो ये भी एक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये इसकी जो कस्टडी है इलीगल है। अब बात करते हैं कि डी.के. बासु में कुछ बातें ऐसी क्या कही गई। मैं आपको मेन बातें बताता हूँ कि सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति अरेस्ट करता है उसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसका अपना नेम प्लेट यहाँ पे लगाओ, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी जो है उसको बुलाया जाए मौके पे जब अरेस्ट की जाती है। अरेस्ट मेमो पर उसके साइन करवाए जाएँ, या कोई फैमिली मेम्बर है, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है डिटेल में। और अब बात आती है कि जो व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने 24 आवर्स में पेश करते हैं पुलिस वाले उसको पकड़कर, तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाता है, उसका ये भी फर्ज बनता है, उसकी भी ये ड्यूटी है कि इस बात पर ज़रूर जोर दे और देखे कि जो दस्तावेज मेरे सामने पेश किए हैं कि पुलिस ने वो डी.के. बासु की गाइडलाइंस जो हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, क्या उनको फॉलो किया गया है। अगर नहीं किया गया तो वो अपने कमेंट देकर वो भी एक सुओ मोटो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद अगर ये बात सामने आती है कि किसी व्यक्ति ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलोअप नहीं किया या इलीगल कस्टडी किसी व्यक्ति की रखी है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 220 और 342 के अंतर्गत FIR भी लॉन्च हो सकती है, कंप्लेंट भी की जा सकती है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी की जा सकती है। तो ये सारे हालात जो हैं, ये सारे अधिकार एक व्यक्ति के लिए हैं जिसकी इलीगल डिटेंशन, इलीगल कस्टडी पुलिस रखती है। सो मैंने आपको इस विषय पर बहुत विस्तार से बताया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारा कानून जो है हमारे हिंदुस्तान का इस बाबत समझ आ गया होगा, और ये आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर कोई क्वेरी करनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो मेरे को क्वेश्चन कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश के कानून के बारे में बताऊं, ताकि आपकी वो मुश्किल, आपकी जो क्वेरी है जो आपने की है, आपकी पूरी की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।